सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी हब की एक नई कक्षा में। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश या बोध शक्ति। अपठित गद्यांश, अपठित का सबसे पहले अर्थ ही स्पष्ट कर दें। अपठित में अ जमा पठित, अ मीन्स नहीं, पठित मीन्स पढ़ा हुआ, यानी जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है वो गद्य रूप अपठित गद्यांश कहलाता है। कई बार क्या होता है कि हमें इसके साथ बोध शक्ति के प्रश्न भी देखने को, समझने को और हल करने के लिए मिलते हैं। तो बोध शक्ति क्या होती है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमें पता है कि पूछने वाले ने हमसे वो चीज़ पूछी है जो हमने पहले पढ़ी हुई ही नहीं है। सिर्फ हमें अपनी बोध शक्ति के हिसाब से, यानी अपनी समझ के हिसाब से उनका उत्तर देना होता है। तो अपठित गद्यांश को सुनकर, देखकर हमें ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके अंक हैं वो अधिक होते हैं। थोड़ा सा सोच विचार कर और अच्छी तरह से हम गद्यांश को पढ़कर आराम से इन प्रश्नों का हल दे सकते हैं। और कैसे इनको हल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं कि अब अपठित गद्यांश के सभी अंक हमें प्राप्त हों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अपठित गद्यांश में, अपठित गद्यांश में पहले यानी जो ना पढ़ा हुआ हो हमारा, वो गद्यांश दिया जाता है और उसके नीचे या तो एक प्रश्न देकर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं, या फिर उसके साथ में प्रश्न देकर आपको बताया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त जो गद्यांश दिया हुआ है उसके आधार पर हमें हल करना है। तो आज की शुरुआत करते हैं हम अपठित गद्यांश से। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं अपठित गद्यांश में, जैसे कि ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश में, अपठित गद्यांश में हम देखते हैं कि पहला हमारा जो है कि यहाँ जो गद्यांश आपका दिया हुआ है गंगा को लेकर, दिखाई दे रहा है आप सभी को, स्पष्ट है कि गंगा के विषय में ये अपठित गद्यांश, यहाँ तक आपका अपठित गद्यांश दिया गया है और नीचे इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कि ये हमें हल करना है। ठीक है, तो हम अब इसी को देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि गंगा हमारे समय के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों में होकर गुजरती है। ये है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है, जिसका श्रेय गंगा को ही जाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कि हम इसमें देख लें कि जो भी मुश्किल शब्द हमें लगते हैं वो क्या है, उन मुश्किल शब्दों को हम नीचे अंडरलाइन कर लें, ताकि रेखांकित कर लें कि हमें उनका हल, कि कोई कठिन शब्द है उसका अर्थ देने में फिर आसानी हो। तो इसमें एक बात स्पष्ट है कि किसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल सही, गंगा के बारे में बताया गया है। हमें शुरुआत ही हमारी है कि गंगा भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसके पश्चात हम दूसरा देखते हैं। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं, जिससे लाखों लोगों की जीविका तो चलती ही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है। पेयजल तथा उसकी नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यदि गंगा ना होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में भी गंगा की पवित्रता का वर्णन है। गंगा के अनेक तीर्थ गंगा के किनारे पर ही स्थित है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें गंगा नदी के ही बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम, पहला प्रश्न है इसका, गंगा के मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है, क्योंकि
गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। यहाँ के लोगों को पेयजल गंगा देती है। गंगा यहाँ से होकर गुजरती है, या गंगा यहाँ की पवित्र नदी है। तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा है कि महत्वपूर्ण है कि मध्यम भाग को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखिए कि यहाँ हमने लिखा है कि मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो किस कारण है? आगे हमने देखा है कि उपजाऊ है और संपन्न हरा भरा है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा कि गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। स्पष्ट हो गया। इसी तरह से यहां पर इसको अंडरलाइन पहले ही कर लीजिए कि ये संपन्न और हरा भरा है, इसलिए इसको गंगा का मैदान कहा जाता है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, गंगा उत्तर प्रदेश भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि। अब विकल्प में देखना है, यहां गंगा केवल नदी है, गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है, गंगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन है, गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि गंगा है वो उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन क्यों है? तो प्रश्न हमने देखा कि उपजाऊ हरा भरा है, ये तो हो गया है। अब इसके बाद क्या है कि उद्योग धंधे फैले हुए हैं, लाखों लोगों की जीविका इससे चलती है, और क्या है कि पेयजल है, और गंगा को नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो इसका क्या है कि गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि गंगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन है। स्पष्ट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय गंगा संस्कृति अभिन्न अंग कैसे है? क्योंकि अनेक तीर्थ गंगा के किनारे स्थित हैं, क्योंकि गंगा लाखों लोगों की आजीविका साधन है, क्योंकि गंगा 3 राज्यों में से होकर गुजरती है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। अब हम जैसे ही ऊपर देखेंगे, हमने पढ़ा है तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। कारण क्या रहेगा इसका? क्योंकि ये इसका वर्णन है वो हर जगह वर्णित है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, उपजाऊ के विलोम का समानार्थी। उपजाऊ हमने पढ़ा है ना, इसके दूसरी पंक्ति में, और इधर था ये उपजाऊ कि प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ है। अब उपजाऊ का क्या अर्थ होता है? उपज देने वाला, है ना, जहां से हमें बहुत अधिक उपज मिलती है वो क्या कहलाता है? उपजाऊ कहलाता है। तो उपजाऊ का समानार्थी अब हम यहाँ पे देखेंगे, रेगिस्तान, उपजहीन, बंजर या अनुपजाऊ। तो समानार्थी शब्द है जो इसके समान अर्थ हमें देता हो, वो क्या होगा? उपजाऊ का विलोम बंजर। स्पष्ट हो गया। क्या है ये? बंजर है। इसके बाद है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि उपयुक्त शीर्षक है वो आपको आसानी से उन बच्चों के लिए बता रही हूं जिन्हें पूरा गद्यांश पढ़कर समझ नहीं आता कि क्या लिखें। तो ऊपर की पंक्तियों में या फिर नीचे की पंक्तियां आप पढ़ेंगे, उन्हीं में ही शीर्षक कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं विकल्प में क्या है। यहां पे गद्यांश का शीर्षक, गंगा का महत्व, गंगा भारतीय संस्कृति का अंग, पवित्र गंगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि ये तो स्पष्ट हो गया हमें कि गंगा का वर्णन किया गया है, लेकिन इनमें से उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, यही चीज हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भाषाई दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया क्या है जिसके कि गंगा भारतीय संस्कृति का अंग, या फिर गंगा का महत्व हम इसको कर सकते हैं कि गंगा का महत्व क्या है। तो स्पष्ट हो गया आपको। इस तरह से हमारे ये 5 प्रश्न हैं गद्यांश पर आधारित है, ये हल हो गए हैं। तो स्पष्ट हो गया आपको ये? हाँ बिल्कुल। इसी तरह से आप अपनी पुस्तक में आगे दिए हुए जो गद्यांश हैं उनका भी इसी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। आगे
इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण एक पद्यांश के बारे में भी होता है कि महत्वपूर्ण पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, उनको हल करना होता है। तो वो देखेंगे हम आगे। फिलहाल आप अपठित गद्यांश क्या होते हैं इनका अभ्यास करेंगे। और एक तो है, ये आपने एक बात सुनी है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास कीजिए। अगर कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।